दो तीन बातें यहाँ पेश करना चाहता हूँ। एक कि मैं यहाँ फिलहाल अमेरिका में हूँ, शहर डल्लस में, और कल मैं वाइस प्रेसिडेंट का जो डिबेट हुआ यहाँ दो कैंडिडेट जो हैं वाज और जेडी वांस और वाल्स, तो मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। तो मैं इंतजार कर रहा था कि फॉरेन पॉलिसी पे भी बातचीत होगी, लेकिन सिर्फ 1 या 2 मिनट में इन्होंने सिर्फ छोटा सा जवाब दिया, और वो कि जो भी इजराइल चाहता है और जो भी इजराइल करना चाहता है, चाहे वो हमास के खिलाफ हो या हिजबुल्लाह के खिलाफ हो या ईरान के खिलाफ हो, हम उसका समर्थन देंगे। तो यहाँ रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी में सहमति है कि जो भी इजराइल कर रहा है वो अपने हित में कर रहा है, और वो हित जो है अमेरिका का भी हित है। तो ये दोनों पार्टियां मिली हुई हैं कि जो भी इजराइल कर रहा है, चाहे वो नरसंहार गाजा में कर रहा है या लेबनान में कर रहा है, और जो कुछ भी ईरान के साथ करना चाहता है, वो उसका समर्थन करते आएंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी सत्ता में हो, आएगी 14 नवंबर के बाद। दूसरी बात, मैं हर दिन इजराइल के 3 अखबार पढ़ता हूँ, जेरूसलम पोस्ट, टाइम्स ऑफ इजराइल और हरिट्स। और इन तीनों में से सबसे मशहूर है हरिट्स, जो लिबरल माना जाता है, जो कि तकरीबन 50% इजरायली और पूरे दुनिया भर में कम से कम 4 या 5 मिलियन लोग इसको पढ़ते हैं, जो कि बहुत मशहूर अखबार है। तो आप अगर इस अखबार 2 दिन पहले अगर देखें तो मैं हेडलाइंस देख के मैं चौकन्ना हो गया, और उसमें ये लिखा गया था कि हेरिट न्यूज़पेपर में कि इजराइल 20 से ज्यादा सालों से बताता आ रहा है पूरी दुनिया को कि फलस्तीनियों की तरफ से कोई नेगोशिएटर नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है पीस के लिए। और उसके बाद सवाल अपने आप पूछता है कि इजराइल की तरफ से फिलहाल कौन है, और बड़े हुर्फों में उन्होंने लिखा कि इजराइल से कोई पार्टनर नहीं है, नेतन्याहू भी नहीं है, और कोई भी पार्टनर पीस के बारे में बातचीत करने के लिए फलस्तीनियों से हो या अरब दुनिया से हो या पूरी दुनिया से हो या यूनाइटेड नेशन से हो, कोई भी पार्टनर तैयार ही नहीं है। और ये चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि नेतन्याहू एक पहले दिन से ही बताते आ रहे हैं कि ये 2 स्टेट सोल्यूशन के हक में नहीं है, और पूरा वेस्ट बैंक और गाजा और ईस्ट जेरूसलम इजराइल का बन के रहेगा, जो कि रिवर टू सी ग्रेटर इजराइल जो कहते आ रहे हैं। और तीसरा पॉइंट मैं जो यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो तीसरी जंग की जो जिक्र हुआ है इस टाइटल में, मेरे ख्याल से जब नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशंस में जाके भाषण दिया, उसके बाद आके लौट के उन्होंने इजराइल में जो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दिए कि हम इजराइल की ईरान के कोने तक पहुंच सकते हैं, हमारी एयरफोर्स और हमारी मिलिट्री और हमारा हाथ जो है पूरे क्षेत्र में कहीं भी बमबारी कर सकते हैं और कहीं भी मुदाखलत कर सकते हैं, इंटरवेंशन कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ईरान में। और दूसरी बात, बड़ी बात, उन्होंने ये कहा कि बहुत जल्द ईरान में बदलाव आने वाला है। उन्होंने इशारा दिया कि रेजिम चेंज पे भी इजराइल काम कर रहा है, कि ये आयतुल्ला या मुल्ला इतनी आसानी से नहीं जाएंगे, और हम अमेरिका के साथ मिलके वहाँ रेजिम चेंज कर रहा है। जैसा कि आपको पता है 79 से अमेरिका कार्टर एडमिनिस्ट्रेशन से आज तक रेजिम चेंज की कोशिश करते आ रहे हैं, जिससे बेसिक मुद्दा बढ़ता जा रहा है ईरान और इजराइल के बीच, अमेरिका और इजराइल के बीच में है। सो अब पूरे क्षेत्र को इस एनगल्फ करना चाहता है। तो ये रेजिम चेंज का जो धमकी नेतन्याहू ने दिया, और उसके साथ मामला जो जुड़ा था कि हूती, ईरान, हिजबुल्लाह, ये तीनों के डिमांड्स क्या थे? ये तीनों चाहते थे कि गाजा में जो सीज फायर 31 मई को अमेरिका ने पेश किया,
तो उसको एक्सेप्ट कर ले, जो कि हमास पहले ही मान चुका था। तो इस सबर से ईरान ने कुछ कार्रवाई नहीं किया हानिया के कत्ल के बाद, और नसरुल्लाह के कत्ल के बाद भी शायद वो चुप होता। लेकिन जिस तरीके से दगाबाजी अमेरिका ने किया है कि सीज फायर के नाम को लेके एक के बाद इजराइल जो भी करता है सपोर्ट करता रहा है, जो सबर ईरान ने बताया था वो बेसब्री में बदल गई। और ईरान के प्रेसिडेंट जो यूएन में थे उनको भी आश्वासन दिया गया था कि हम लगातार इजराइल पे दबाव डाल रहे हैं, ऐसा कुछ काम आप मत करिए, एस्केलेशन मत करिए, रीजनल वार मत करिए, और हम समझा बुझा के गाजा में और लेबनान में सीज फायर को इजराइल से मना लेंगे। तो ये आश्वासन उन्होंने दिया। मैं इनडायरेक्टली आपको बता रहा हूँ जो सोर्सेस यहाँ बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से 2000 टन के बम, 60 से 80 बम उन्होंने बेरूत में मारा एयरफोर्स से, जिससे नसरुल्लाह और उनके पूरे टॉप कमांडर्स जो कत्ल हो गए, जो असैसिनेट किए गए, तो ये बहुत बड़ा धक्का है। क्योंकि पिछले 20-25 सालों से ज्यादा से ईरान हिजबुल्लाह को लगातार ट्रेनिंग, सपोर्ट और हर किसी की मदद देता आ रहा है, और वो पहला फ्रंट है ईरान का अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। तो अगर वो कमजोर हो जाता है तो अमेरिका और इजराइल ईरान पे दावा बोलेंगे। तो इस विश्वास पे उन्होंने सब्र दिखाया था 2-3 महीनों से। तो अब उनका सब्र जो है बेसब्री हो गया, और उन्होंने जो वादा किया था तो इजराइल के खिलाफ उन्होंने मिलिट्री अड्डों पे निशाना बनाया। अब रही बात फाइनल वार की तरफ, क्या हम बढ़ रहे हैं तीसरी जंग, आलमी जंग के तरफ, मेरे ख्याल से इजराइल जरूर इसका बदला लेगा जो 2 दिन पहले ईरान ने किया। लेकिन कहाँ करेगा उस पे अमेरिका और इजराइल पे कंसेंसस नहीं है। बाइडेन से पूछा गया था कि अगर इजराइल न्यूक्लियर साइट्स पे जो कि 6 से 7 हैं ईरान में, उस पे अगर हमला करता है तो अमेरिका का क्या रवैया रहेगा। बाइडेन ने साफ अल्फाज में कहा कि हम इसको होने नहीं देंगे। लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि बाइडेन जो कह रहे हैं वो पूरी दुनिया मानेगी, क्योंकि पिछले 1 साल से बाइडेन सीज फायर बोल के पूरी दुनिया में चिल्ला रहे हैं, और कहीं सीज फायर नहीं हुआ है, और नरसंहार चलता आ रहा है और बढ़ के और देशों में बढ़ता जा रहा है, लेबनान में, यमन में वगैरह वगैरह, और ईरान में भी अब होने वाला है वहां बमबारी। तो ये नेतन्याहू जो है आप मान के चल रहे हैं कि अभी से जनवरी 20 तक उनका हाथ फ्री है, और बाइडेन कुछ नहीं कर पाएंगे, और वो अपने आप को ज़ायनिस्ट तो पहले ही बता चुके हैं, और कमला हैरिस को जिताने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इस आश्वासन से नेतन्याहू जो है अपनी बागडोर ढीली करके ये सब कार्रवाई कर रहा है। और मेरे ख्याल से जो टारगेट्स हैं उसके दिमाग में खार्ग आइलैंड है, जो कि ईरान का ऑयल टर्मिनल है, खुर्रम शहर और अबादान के पास, जो बसरा और कुवैत से बहुत नजदीक है। इस पे वो दागेंगे, हमला करेंगे। और जो रिफाइनरीज हैं 5 या 6, उस पे भी अटैक करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ बुशैर न्यूक्लियर प्लांट जो बहुत नजदीक है अबादान के, उस पर भी निशाना ठोकेंगे, चाहे बाइडेन माने या ना माने। तो ये क्रूशल इकोनॉमिक टारगेट्स अगर ईरान के दहस कर देता है इजराइल, तो ईरान ऑलरेडी बता चुका है कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो जो इसके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, और दूसरे हथियार जो ईरान के पास हैं, वो जरूर इजराइल के इकोनॉमिक टारगेट्स पे भी हमला करेगा, चाहे वो हैफा हो या अस्कलान हो, या जो कुछ बचा हुआ है इलाक में, या सेंटर हर्जिलिया में, या दूसरे स्ट्रेटेजिक टारगेट में ईरान भी जरूर हमला करेगा।
इसमें कोई शक नहीं है, मुझे कोई गुमान नहीं है, क्योंकि ईरान के पास अगर इजराइल हमला भी करता है इन 5-6 ठिकानों पे, स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पे, इकोनॉमिक, ऑयल और न्यूक्लियर पे, तो ईरान के पास इतनी गहराई के अंदर पहाड़ों में, केव्स में अपने मिसाइल्स और दीगर असला छुपा रखा है कि 2000 टन के बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स भी जो है उसको कुछ नहीं हिला सकेंगे। इतनी गहराई तक इन्होंने सुरंगों में अपनी डिफेंस के लिए कैपेबिलिटी छुपा के रखे हैं। जैसा न्यूक्लियर वेपन्स सेकेंड स्ट्राइक बोलते हैं, अगर फर्स्ट स्ट्राइक अमेरिका या रशिया एक दूसरे पे करते हैं तो दोबारा सी से लॉन्च करने की जो कैपेबिलिटी है, वैसी कैपेबिलिटी ईरान के पास भी है। अगर बमबारी करके 30 या 40% इकोनॉमिक टारगेट्स ईरान के भी नष्ट करता है इजराइल, तो दोबारा इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ईरान के पास कैपेबिलिटी है, मुझे कोई शक नहीं है। तो उसके बाद जो है जो कुछ भी अमेरिका करता है या वेस्ट करता है, उससे थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ हम बेशक धीरे धीरे कदम बढ़ाएंगे, लेकिन तब तक मेरे ख्याल से हमें कंक्लूड नहीं करना चाहिए कि अभी तीसरी आलमी जंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अभी हमें कुछ देर रुक के एनालाइज करके क्या रिएक्शन होता है इजराइल की तरफ से और ईरान की तरफ से और अमेरिका की तरफ से और पूरी दुनिया की तरफ से, क्योंकि पूरी दुनिया अमन चाहती है, पूरी दुनिया चाहती है सीज फायर, पूरी दुनिया चाहती है पैलेस्टीनियन स्टेट, और पूरी दुनिया अपना ओपिनियन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बता चुकी है। 150 देश से ज्यादा खड़े होते हैं कोई भी रेजोल्यूशन पैलेस्टीन के हक में अगर पेश करें, तो पूरी दुनिया की ये गूंज है, पूरी दुनिया की आवाज है कि हम तीसरी जंग नहीं चाहते और इस मामले को वहीं खत्म करना है सीज़फायर से और फलस्तीनियन देश को स्थापित करने से। मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, लूंगा। धन्यवाद। मैं 2 पॉइंट बोलना भूल गया। एक तो अगर जो बाइडेन माफ कीजिए, जो बाइडेन ने कहा कि हम इजराइल को परमिशन नहीं देंगे ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक करने का, अगर इसके बावजूद भी इजराइल या नेतन्याहू न्यूक्लियर साइट्स या स्ट्रेटेजिक टारगेट्स ईरान में जो है उस पर हमला करता है, तो ये वादे की खिलाफ वर्जी होगी। और मेरे ख्याल से ईरान जो बयान दिया है कि हम अमेरिका के 14 अड्डे को निशाना करेंगे इस क्षेत्र में, चाहे वो कुवैत में हो, बहरीन में हो, कतार में हो, इमारात में हो या इराक में या सीरिया में, इससे आप अंदाजा लगाइए कि इन 6 खाड़ी के देशों में जहां हमारे 1 करोड़ के करीब वर्कर्स हैं, उन पे क्या हाल होगा अगर डिसैलिनेशन प्लांट्स खत्म कर दिए जाते हैं, पानी नहीं, बिजली नहीं और तेल का अगर एक्सपोर्ट नहीं हुआ तो अमेरिका की खुदकशी होगी। तो मेरे ख्याल से ये पहला हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ईरान के पास जो कैपेबिलिटी है वो अमेरिका को भी हिला सकती है और पूरी दुनिया को हिला सकती है, जैसा फिरोज भाई कह रहे थे। दूसरी बात हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये मामला बहुत गंभीर होते जा रहा है और इस क्षेत्र में आग बहुत जल्दी से फैल रही है, जो कि हम पे भी इसके असरात हो सकते हैं। और जहां तक हमारी गवर्नमेंट को इसका तलाश करना है, हल तलाश करना है, मेरे ख्याल से मोदी साहब जब 2 दिन पहले नेतन्याहू से बात करे, वो सिर्फ आतंकवाद के बारे में बात करते रहे, वहां सीज़फायर की बात कुछ नहीं कर रहे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे जो सिक्योरिटी है, वर्कर्स हैं, ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है और बहुत कुछ हमारे नेशनल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है खाड़ी से, अगर ईरान इन सब पे हमला करता है तो हम कहाँ के रहेंगे। तो हमें भी कुछ आगे चल के पेशकदमी से करके दबाव डालना पड़ेगा नेतन्याहू के पर, आप जो भी ये गलत काम कर रहे हैं या दीवाना काम कर रहे हैं, इसको खत्म करिए और सीज़फायर जल्द से जल्द एक्सेप्ट करके
इसको खत्म करिए और 2 स्टेट सोल्यूशन को एक्सेप्ट करिए बोल के हमें आगे बढ़ना चाहिए ताकि हमारा नेशनल इंटरेस्ट भी सेफगार्ड हो। थैंक यू।